हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था गियासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश को हमने स्टार्ट किया था और हमने उसके पहले सुल्तान और संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आप लास्ट क्लास ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो लाइक भी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, आपका जो मन है आप वो करो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। ठीक है, आज की क्लास में तुगलक वंश को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को बहुत अच्छे से कहानी की तरह लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, एक बार ज़रूर देखना। देखो, दिल्ली, पूरी कहानी तो दिल्ली की है, और बंगाल। याद करो 1324 में गयासुद्दीन तुगलक, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, दिल्ली का सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतने के लिए 1324 में गया। रास्ते में संत निज़ामुद्दीन औलिया साहब मिले। निज़ामुद्दीन औलिया साहब से गियासुद्दीन तुगलक की कहासुनी हो गई। गियासुद्दीन तुगलक ने कहा कि तेरे को लौट के मैं सज़ा दूंगा। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर है, इतना घमंड करना अच्छा नहीं, ऐसा कहा। समझ नहीं पाया गियासुद्दीन तुगलक, और बंगाल में भयानक विजय के बाद बहुत सारे हाथी पकड़ाए, लगभग 500 हाथी पकड़ाए, और सुल्तान अब बंगाल से निकल रहा है। तो लड़का है जूना खां गियासुद्दीन का। जूना खां ने कहा कि भाई हमारा बाप बंगाल जीत के आ रहा है, स्वागत किया जाए। तो अफगानपुर, यहाँ पे एक लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनवाया। ये जूना खां का दोस्त है। इससे एक लकड़ी का महल बनवाया और कहा कि इधर हाथी की नुमाइश चलेगी, हाथियों के परफॉर्मेंस देखे जाएंगे कि हाथियों की क्या बात है। बंगाल और भारत में सुना है कि हाथी ज़बरदस्त हुआ करते हैं। तो आया सुल्तान, लकड़ी के महल में बैठा है, हाथी इधर से एंटर कर रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं। एक हाथी लकड़ी के महल से टकराया और महल सुल्तान के ऊपर गिर गया। 7 साल के लड़के मोहम्मद को बचाने के लिए, मोहम्मद, इसको बचाने के लिए सुल्तान उसके ऊपर लेट गया। जितनी भी लकड़ियां थी महल की पूरी सुल्तान के ऊपर गिर गई और सुल्तान मारा गया। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये अल्लाह का कहर, जियाउद्दीन बर्नी का कहना है अचानक से बिजली गिर गई। क्यों? क्योंकि जूना खां को अभी अपन पढ़ेंगे। कुछ का कहना है कि संत निज़ामुद्दीन औलिया का ये श्राप था। कुछ का कहना है कि जूना खां ने ही अपने बाप को मरवा दिया। अब आगे पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि कहानी क्या है, लेकिन अभी ये बातें हैं। तो 1324 में गयासुद्दीन तुगलक की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और इसका लड़का जूना खां अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, इसके नाम से सुल्तान बन गए। अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक 1325 अपने पिता की मौत के बाद, बंगाल अभियान से लौटते समय पिता की मौत के बाद सुल्तान बनता है और धर्मशास्त्रियों ने इसे बुद्धिवादी, काफिर और इस्लाम के लिए खतरा माना। एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक पे पागलपन का आरोप लगाया। जियाउद्दीन बर्नी और फरिश्ता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी और काफिर कहा।
एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम। समकालीन इतिहासकार इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, भारत आया था, वो इसको दयालु और कठोर दोनों कहता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है, जिसमें मजूमदार साहब का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं के विरोधाभास का मिश्रण था। अब ऐसे ऐसे नाम इसको दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फिर उसके बाद कहानी सुनो। ठीक है, तो 1325 से 1351 अब दिल्ली में शासन किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। ठीक है, 1325 से 1351 अब दिल्ली में शासन है एक सनकी, पागल, दार्शनिक, बुद्धिवादी, काफिर जलालुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक का। तो भाई अब ये व्यक्ति सुल्तान बना है जिस पे आरोप है कि अपने पिता की इसने हत्या करवा दी या एक्सीडेंट के नाम पे अपने पिता को मरवा दिया। अब ये बना है सुल्तान, ये महल में बैठा हुआ है, ये आजू बाजू मंत्री, इधर से लोग जाते हैं, बने हैं सुल्तान। खलीफा आए, खलीफा आए तो कहते हैं कि साहब तुमने हमसे पूछा ही नहीं और हमसे तो बोला ही नहीं और हमसे तो सिग्नेचर ही नहीं करवाए एफिडेविट पे कि आप सुल्तान हो। जब तक हम आपको सुल्तान की उपाधि नहीं देंगे तो आप सुल्तान कैसे बनोगे? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा ऐसा है क्या? कहते आ रहे हैं उपाधि लेंगे। तलवार लेके आया हाथ में, ये तलवार लेके आया, चक्कू जैसा दिख रहा है। मौलाना ये पसीने पसीना हो रहा है, कप रहा है ऐसा 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 ऐसा, और ये उतरा नीचे तलवार लेके। वो लोग क्या परेशानी बताओ? कहते कि वो साहब आपने हमसे नहीं कहा कि उपाधि लेना है, कुछ करना है, सुल्तान बनना है। कहते ठीक है उपाधि दो। तो इसको उपाधि दी अल सुल्तान जिल इल्लाह, ये उपाधि दी। जमीन पे लेट गया और मौलाना पसीना पसीना वैसे ही हो रहा था, हार्ट अटैक आने वाला था। इतने कहते गर्दन पे पैर रखो, हम नहीं रखेगा तो मार देगा। और मौलाना सोच रहा है रखूंगा तो मार देगा, करूं क्या? इसने पैर रखा, खड़ा हुआ और कहते जाओ, छोड़ दी। 2 बार सुल्तान पद की उपाधि लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने 2 बार सुल्तान पद की उपाधि ली, 2 बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक, अब ऐसे ऐसे नाम हैं तो क्यों दिए गए हैं ये भी समझ में आएगा कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ पा रहा दिल्ली में। कहते देवगिरी चलो। देवगिरी आ गया। तो देवगिरी में आया। अब इसमें इतिहासकार कहते हैं सुनो, एक अंधा और एक लंगड़ा रह गया था दिल्ली से देवगिरी आने के लिए। उसको घोड़े से बंधवाया और घसीटते घसीटते देवगिरी लाया गया। कहानी है। शाम के टाइम हमारे यहाँ भारत में खाना बनता है चूल्हों पर। शाम के टाइम महल की छत पर खड़े होकर इसने देखा कि धुआं नहीं उठ रहा। इसका मतलब पूरी दिल्ली खाली, कुत्ता तक नहीं है एक। और वहां से दिल्ली आया और देवगिरी आया और देवगिरी से कहता है कि अब वापस दिल्ली चलो। अरे तुम 1500 किलोमीटर दूर लाए क्यों? इसलिए तो एल्फिंस्टन ने पागल बोला। कहता ठीक है। उसके बाद कहता है कि कुर्माचल, कराजाल, ईरान, इराक और पूरे मध्य एशिया और चीन को भी जीतना है। 3,70,000 घुड़सवारों की तैनाती की जाए। अब लोगों को लगा कि यार सुल्तान अपना कुछ करने वाला है, सुल्तान अब कुछ शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, कुछ मज़ेदार, कुछ
रोमांचक, कुछ एडवेंचर टाइप का होने वाला है। 3,70,000 घुड़सवारों की तैनाती की गई, पहले ही सैलरी दी गई कि भाई पूरी दुनिया जीतने की बात कर रहा अब सुल्तान। सेनापति ने बोला कि चलो आक्रमण करने, इसने मना कर दिया। अब आप बोलोगे कि इसने मना क्यों कर दिया? कहने लगा कि सेनापति सुल्तान तू एक में हूं। कहते कि सर आप, तो तूने क्यों बोला कि चलो आक्रमण करने? आक्रमण तो मैं बोलता ना कि आक्रमण करना है, कितने ही जा रहा है, दिमाग खराब हो गया, तुमने टोक दिया, मना कर दिया। दूसरा काम फेल। कहता है कि गंगा यमुना दोआब में एक नई टैक्स प्रणाली को लागू किया जाएगा और कृषि का सुधार किया जाएगा, लेकिन दोनों काम फेल क्योंकि इधर अधिकारी वर्ग जो था वो बेईमान निकला। गंगा यमुना दोआब में भयानक अकाल पड़ा। नई कृषि व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने टैक्स उधार दिया और कहा कि आप फसलें उगाओ, फसलें उगाओ, फसलें हुई, कहता काट के घर ले जाओ। अमीर वर्ग परेशान, कुलीन वर्ग परेशान, धर्मशास्त्री परेशान। धर्मशास्त्रियों का कहना है कि जिन प्रभा सूरी जैन संत है, तुमने उसको क्यों बुलाया? जिन प्रभा सूरी जैसे जैन संत को बुला के दरबार में सम्मान क्यों दिया? हिंदू और मुसलमानों को एक नज़र से देख रहा है और योग्यता के अनुसार पद दे रहा है, पोस्ट दे रहा है कि जैसी एबिलिटी है वैसी उसको पोस्ट दी जाएगी, चाहे हिंदू निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सबको एक नज़र से देखना है। तो धर्मशास्त्री कहते हैं कि ये बुद्धिवादी है और इसके सारे प्रयोग फेल हुए, इसलिए इसे अभागा आदर्शवादी भी कहा गया। ठीक है। कहता सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी चलाई तो उसमें भाई इनने जो सिक्के चलाए वो सिक्के ऐसे चलवाए गए कि फरिश्ता बताता है वो कांसे के थे, और अपना जियाउद्दीन बर्नी वो कहता है कि इसने जो सिक्के चलाए वो सिक्के तांबे के थे। तो सिक्कों पर कोई खास छपाई नहीं है, उस पर ये मिलता है अल सुल्तान जिल इल्ला। ठीक है, लेकिन लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। पूरे विश्व में इस समय चांदी की कमी है, और इसने कहा कि भाई तुमने नकली सिक्के बनाए, सारे नकली सिक्के लेके आओ, महल में लेके आए। तो जितने भी नकली सिक्के थे उसके बदले चांदी के सिक्के दे दिए लोगों को और कहते घर जाओ ऐस करो। समझ नहीं पा रहे हैं। काम अच्छे अच्छे हैं लेकिन पूरे फेल। काम अच्छे अच्छे किए लेकिन पूरे फेल। टैक्स प्रणाली, नया टैक्स सिस्टम लाएंगे, चलो अच्छा काम है, लेकिन फेल हो गया। दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से अच्छी चल सकती क्योंकि ये सेंटर में है, ये भी फेल। सिक्के चलवाए, वो भी फेल। इसलिए इसे अभागा आदर्शवादी कहा गया, और जल्दबाजी में रहता था हमेशा। एक बार बोल दिया कि दिल्ली से देवगिरी जाना है मतलब जाना है, एक बार कह दिया कि नया टैक्स सिस्टम लाना है मतलब लाना है, वो किसी से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी है। इसके समय बहुत भयंकर भयंकर विद्रोह होंगे। इसके समय मंगोल आक्रमण इतना भयावह होगा कि दिल्ली तक मंगोल आ जाएंगे। इसके टाइम पर भयानक अकाल भी पड़े, सुल्तान को शिविर में रहना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हैं इसके टाइम की। अब उसको अपन डिटेल में समझते हैं। अभी तो बस कहानी चल रही थी, अब डिटेल में समझो। देखो, अब ऐसा व्यक्ति सुल्तान बना है, क्या क्या होगा। ठीक है, सुल्तान ने कौन सी उपाधि ली थी? अल सुल्तान जिल इल्ला, जिसका मतलब होता है कि सुल्तान जो है ईश्वर की परछाई है। सुल्तान जो है ईश्वर की परछाई है। सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर की इच्छा से प्रदान किया हुआ होता है, ये उसका मतलब होता है। ठीक, अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे जो महत्वपूर्ण सुल्तान है उनमें से एक है, और ऐसा कहें कि सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान यही है। इसके समय पूरा भारतवर्ष दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। पूरे भारत में सुल्तान का राज्य है। 24 स्टेट्स यानी कि 24 प्रांत या सूबे
इसके टाइम पर होते हैं। अभी तक दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी जो सीमा है इसी के टाइम पर है। ठीक है, जाजनगर उड़ीसा को छोड़ दें और इधर कुछ अफगानिस्तान वाले हिस्से को छोड़ दें तो लगभग पूरा भारत ये जीत लेता है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट सुल्तान है ये कहता है कि मेरे को जो शासक चाहिए, मुझे जो अपना राज्य चाहिए वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, सोवरेन जो हम कहते हैं ना कि जल थल और वायु तीनों से स्वतंत्र होना चाहिए, कोई सीमाएं नहीं, सब अपना होना चाहिए। अब ये व्यक्ति सुल्तान है। ठीक, अब इसने साम्राज्य विस्तार किया है। इसके टाइम पर 5 प्रयोग जो मैंने अभी बताए वो हुए। तो हम सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत डिटेल में मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों को पढ़ेंगे। पांच प्रयोग। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रयोगों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है राजधानी परिवर्तन, दूसरा है सांकेतिक मुद्रा, तीसरा है गंगा यमुना दोआब में टैक्स और कृषि सुधार। ठीक, चौथा है, ये तीसरा है और ये चौथा है टैक्स वाला। ठीक है, ये पांचवा है कुराजाल कुर्माचल ईरान इराक की विजय। ठीक है, ये इसके 5 प्रयोग हैं। पांचों को बहुत डिटेल से समझना है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, खासकर मैं यूपीएससी के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसको पढ़ना। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहला है राजधानी परिवर्तन, कैपिटल चेंज। 1327 दिल्ली से देवगिरी राजधानी। पहली चीज के राजधानी परिवर्तन का आइडिया आया क्यों? दूसरी चीज कि देवगिरी ही क्यों? तीसरी चीज इसके फायदे क्या? चौथी चीज इसके नुकसान क्या? ये सारी चीज़ों को समझो, कहानी की तरह समझो, बाकी बुक से तो अपन रट लेते हैं। इसने कहा कि राजधानी देवगिरी ले जाएंगे। इसका कारण ये है कि उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शासन चला सके और अच्छे से इसको कवर किया जा सके। कारण ये था। कुछ लोगों ने कहा कि सुल्तान हम उज्जैन चलते हैं क्योंकि विक्रमादित्य की राजधानी रही है, ये भारत का बहुत बड़ा राजा था विक्रमादित्य सम्राट। तो इसने कहा नहीं, देवगिरी। देवगिरी क्यों गए? देवगिरी में ये पहले रह चुका था। जिस समय इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे, ये देवगिरी का सूबेदार था। ठीक है, इसलिए ये देवगिरी आना तय करता है। तो ये फैसला कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था कि देवगिरी क्यों। ठीक है, इसलिए देवगिरी। अब देखो ये फेल क्यों रहा और इसके फायदे क्या, नुकसान क्या। तो देवगिरी ले आया राजधानी। अब एक शब्द हमारे सामने आता है खल्क। इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। इस खल्क शब्द का मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति हैं, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति, ये लोग दिल्ली से देवगिरी जाएंगे। साधारण जनता के लिए ये शब्द नहीं है।
एक अन्य इतिहासकार कहता है कि सभी को जाना था, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी के हिसाब से केवल गणमान्य व्यक्तियों को जाना था, पूरी जनता को नहीं जाना था। 1500 किलोमीटर की सड़क बनवाई, ठीक है, 1327 की घटना है। 1500 किलोमीटर की सड़क बनवाई, लेकिन ये आइडिया फेल रहा, क्योंकि गर्मियों के दिन में यात्रा शुरू की गई। कुछ लोग थक के चूर हो गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों को घर की याद सताने लगी, कुछ लोग कहने लगे कि देवगिरी हमारा है ही नहीं, हम तो दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फेल हो गया। मंगोल आक्रमण, इसका फायदा उठा के मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, और वो व्यक्ति था तारमासरिन। 1329 उसने आक्रमण कर दिया, दिल्ली तक पहुंच गया। इसलिए जल्दी जल्दी में देवगिरी से वापस दिल्ली के लिए सुल्तान को लौटना पड़ा, ठीक। अब इसके फ़ायदे क्या रहे? फ़ायदा ये रहा कि यहाँ पर इस्लाम का अच्छा प्रचार हुआ, और पूरे दक्षिण भारत में अब इस्लाम का अच्छा खासा प्रचार होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि कुछ संत यहाँ पर रहने लगे, कुछ कुलीन वर्ग भी यहाँ पर रहने लगे, इसलिए अच्छा प्रचार होने लगा, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति को एक करने का प्रयास भी हुआ, ठीक है। ये प्रयोग नंबर 1 था। इसके नुकसान ये हुए कि तारमासरिन ने यहाँ पे आक्रमण किया, पूरा लाहौर में कत्लेआम किया, पूरे पंजाब में कत्लेआम किया, वो जितने भी हिंदू हों, मुसलमान हो, काफिर हो, इतना मारा कि उस समय बताया जाता है कि पूरा पंजाब लगभग खाली हो गया था, ठीक। तारमासरिन ने इतने पूरे एरिए पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि जो सुल्तान था वो वापस दिल्ली गया और फिर से आक्रमण किया, और पेशावर तक और करानूल तक, पेशावर और करानूल याद रखना, इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी कि सुल्तान बढ़िया चल रहा है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक। ये था राजधानी परिवर्तन। सांकेतिक मुद्रा, एक है हमारे पास ईरान का सुल्तान, और एक है चाइना का कुबलाई खां, ठीक है। ईरान में गाजान खां, और चीन में कुबलाई खां। इनने सांकेतिक मुद्रा चलवाई, और सांकेतिक मुद्राओं के सफल प्रयोग किए। ये फेल हो गया, ये सक्सेसफुल रहा। पहली बार कागजी मुद्रा चलाने वाला, पहली बार जो नोट करेंसी है, जो पेपर करेंसी है, वो किसने? चाइना ने लॉन्च की थी, सफल रहा। ये कहता हम भी चलाएंगे, तो इसने सिक्के ढलवाए, लेकिन सिक्के ढलवाने के बाद ये हुआ कि लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। सुल्तान नकली सिक्कों की ढलाई नहीं रोक पाया, और सुल्तान ने, क्योंकि उस समय विश्व में चांदी की कमी हुई, तो चांदी की जगह कांसे या तांबे के सिक्के चलाए, और मोहम्मद तुगलक ने उन सिक्कों को चलाने के बाद जब लॉन्च किया, तो भाई लोगों ने नकली सिक्के ढालना शुरू कर दिया, नए नकली सिक्के बने। तो उन सिक्कों से ये हुआ कि बाज़ार में अब हर चीज़ खरीद सकता है व्यक्ति, तो सुल्तान इसमें फेल हो जाएगा। सुल्तान ने मना कर दिया, बंद करो। पूरे नकली सिक्के जिसने बनाए थे सबको बुलाया गया, इसने उनको उल्टा चांदी के सिक्के दे दिए उसके बदले, और महल के सामने जियाउद्दीन बर्नी बताता है कि ये मुद्राएं पड़ी रही सालों तक, ठीक है। और फिर सुल्तान ने कुछ नकली धातुओं के और चांदी के मिक्स सिक्के चलाना शुरू कर दिया, जिन्हें टके कुल्हा कहा जाता था, क्योंकि ये सिक्के काले होते थे, इसलिए इन्हें टक ए कुल्हा ये कहा जाता था। ये भी फेल। गंगा यमुना दोआब के टैक्स में परिवर्तन और कृषि में सुधार, एग्रेरियन रिफॉर्म एंड टैक्स सिस्टम। यहाँ क्या हुआ ये समझो। टैक्स सिस्टम में ये हुआ कि नई कर प्रणाली बनाएंगे, कृषि में सुधार करेंगे, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब में पड़ा भयानक अकाल,
यहाँ गंगा यमुना दोआब में भयानक अकाल पड़ा। ये गंगा है, ये यमुना है, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे दोआब कहते हैं। भयानक अकाल पड़ा और इसमें बहुत सारे किसान वर्ग के लोग मारे गए, निम्न वर्ग के लोग मारे गए। तो सुल्तान ने एक नई कृषि व्यवस्था बनाने की कोशिश की और दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था अमीर ए कोही। ठीक है, तो दीवाने कोही की स्थापना, भारत में पहली बार कृषि विभाग एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। वो किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि में अच्छी खासी इसने अपनी रुचियां बताई हैं, अच्छा खासा इसने उसमें इंटरेस्ट लिया है। ठीक, लेकिन कृषि सुधार भी तब सक्सेसफुल होता जब अधिकारी बेईमान ना होकर ईमानदार होते। अधिकारियों ने अपने मन से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए सही कहता था कि इक्ता वालों को टैक्स वसूलने की हम मंजूरी नहीं देते, लेकिन इसने कहा कि अगर उनको टैक्स वसूलने की मंजूरी नहीं देंगे तो वो हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो इसने इक्तादारों को कहा कि टैक्स वसूलो, तो उसने मन मुताबिक वसूलना शुरू कर दिया। पूरे के पूरे जितने भी अधिकारी थे बेईमान निकले और ये वाली प्रणाली भी फेल हो गई, टैक्स सिस्टम भी फेल हो गया। इसने टैक्स को घटाने की कोशिश की लेकिन वो भी फेल। ठीक है, पूरा जाल कुर्माचल ईरान इराक की विजय, ये भी फेल। ये तो मैं कहानी में बता चुका हूँ। क्यों फेल? क्योंकि भाई सैनिकों को टोक दिया गया ना यार, सेनापति ने टोक दिया। ठीक, एक मुहिम भेजी थी इसने पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर के ऊपर। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुहिम भेजी। इब्न बतूता जो इसके टाइम पर आया था, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। देखो, साम्राज्य विस्तार और उसके बाद विद्रोह और इसकी मौत, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इसके प्रयोगों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक मुहिम भेजी जिसमें इब्न बतूता बताता है कि 10,000 सैनिक गए थे, मात्र 10 लोग लौट कर आ पाए थे और बाकी सारे के सारे लोग मारे गए थे। क्योंकि तुम ज्योग्राफी नहीं जानते ना भाई वहाँ की। यहाँ हमारा हिमालय है, उधर हिंदूकुश है, काराकोरम श्रेणी, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, भटक गए रास्ता। ठीक है, तो विद्रोह भी होंगे अब बड़े बड़े। दोस्तों, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रयोग। राजधानी परिवर्तन, देवगिरी से, माफ कीजिए, दिल्ली से देवगिरी राजधानी लाया, क्यों लाया, क्यों फेल रहा, ये सब हम डिस्कस कर चुके। सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई और कैसे फेल हुई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। गंगा यमुना दोआब में टैक्स, कृषि सुधार, ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। पूरा जाल कुर्माचल और ईरान इराक की विजय, इसमें भी ये फेल रहा। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक, भाई इसको आप आदर्शवादी कह लो, आप इसको बुद्धिवादी कह लो, आप इसको पागल कह लो, आप इसको दार्शनिक या जो अभागा है वो कह लो, तो ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए तो कह रहे हैं कि देखो काम कितने अच्छे अच्छे किए उसने। दिमाग चलाया, राजधानी परिवर्तन करते हैं, देवगिरी लेके आते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि सेंट्रल में है, इसलिए इसको दिमाग वाला कह रहे हैं। सांकेतिक मुद्रा, जब चाइना चला सकता है, ईरान चला सकता है, तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। गंगा यमुना में टैक्स सुधार करना, ये भी अच्छा काम था, इसमें भी कोई बुराई नहीं थी। कृषि सुधार करना, ये भी अच्छा काम था, लेकिन इसमें भी फेल हुआ। और बार बार क्योंकि मंगोल परेशान करते थे, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम मंगोलों को एक बार ही निपटा दें। और इसने आक्रमण करके काफ़ी हद तक मंगोलों को हराया, रोका और उन्हें भारत से बाहर किया। इसलिए इसको एक बुद्धिमान सुल्तान भी कहते हैं। ठीक, अब इसको अभागा आदर्शवादी क्यों कहते हैं? आदर्शवादी तो है लेकिन अभागा है। राजधानी परिवर्तन किया, फेल हो गया। सांकेतिक मुद्राएं चलाई, फेल हो गया।
गंगा यमुना दोआब में टैक्स और कृषि सुधार फेल हो गया। भारत से बाहर विजय अभियानों में भी फेल हो गया, इसलिए हवा का आदर्शवादी कहा। ठीक है, अब इसके टाइम पे क्या हुआ कि बहुत भयानक अकाल भी पड़े। इसके टाइम पर बहुत सारे विद्रोह भी हुए। इसने एक नए विभाग की स्थापना भी की। इन सब के कारण इसको इतने सारे नाम दिए गए। और वाकई मोहम्मद बिन तुगलक था तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन उसकी जल्दबाजी की वजह से वो हर काम में फेल होता रहा। ठीक है, देखो कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट समझो। कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों को आप समझ लो। फैक्ट में ये है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया? देवगिरी। और देवगिरी का नाम रखा था उसने दौलताबाद। राजधानी कहाँ लेकर गया था? देवगिरी। राजधानी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। वो एक आया था, वो नग्न घूमने वाला, नंगा घूमने वाला, क्या नाम था उसका? मोहम्मद मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी। उसने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, इसने दौलताबाद रखा। चौथी दिल्ली भी इसी ने बसाई। ठीक है, दीवान ए कोही, इस विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवान ए कोही, इस विभाग का संबंध किससे है? कृषि से है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो 5 मुख्य प्रयोग किए गए, उनके असफल होने के कारण क्या थे? उनके असफल होने के कारण थे मोहम्मद बिन तुगलक की जल्दबाजी। मोहम्मद बिन तुगलक किसी की सुनता नहीं था, किसी पे विश्वास नहीं करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे। कुलीनबर्ग और धर्मशास्त्रियों को ये संतुष्ट नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं थे इससे। तो ये सारे कारण थे, इसलिए तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने काम में फेल होता नजर आया। ठीक है, भारत से बाहर कुराजाल, कुर्माचल, ईरान, इराक, इन सब पे आक्रमण करने की कोशिश भी फेल हुई। क्यों हुई? क्योंकि जल्दबाजी। एक बार जो फैसला ले लिया उस पर अड़ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों साम्राज्य विस्तार, मृत्यु, बाकी की सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक की हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी इंस्ट्रूमेंट की कमी, इसलिए मैं एक बार में पूरी वीडियो नहीं बना पाता, तो थोड़ा समझना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।